हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 4 एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो हमने सेल्यूलोजिक फाइबर पढ़ लिए हैं, कॉटन एंड लिनन सेल्यूलोजिक फाइबर। आज हम प्रोटीन फाइबर के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसमें कौन से आएंगे, एक तो वूल आएगा और एक सिल्क आएगा। तो आज हम वूल के बारे में बात करेंगे। वूल जो है हमारा एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, जिसको हम शॉर्ट में कोशिश की है कि जितना शॉर्ट हो सकेगा उतना बताएंगे, पर वन लाइनर इसमें सब कुछ आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। वूल मेरा आज का कलरफुल भी है थोड़ा सा, तो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा। ये वूल हमें दिख रही है ऊन। तो सबसे पहले वूल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो वूल क्या होता है? वूल बेसिकली हमें प्राप्ति इसकी किससे होती है, हमें पता है। इसकी प्राप्ति हमें भेड़ से होती है। किससे होती है? भेड़ से होती है। भेड़ या फिर शीप से होती है। ठीक है, बेसिकली जो कहा जाए तो हमें वूल की प्राप्ति भेड़ से होती है। बाकी हमें ऊँट से, खरगोश से, इन सब से भी हमें भेड़ की मतलब कि वूल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो वूल कैसा है? हमारा प्राकृतिक जगत का ही है। ठीक है, कैसा है? प्राकृतिक जगत का। अब प्राकृतिक में भी क्या होता है ना, वूल जो है हमारा एनिमल फाइबर है ना, प्राणिज जगत का भी है। ठीक है, कैसा है? एक तो था हमने जब प्राकृतिक में पढ़े थे तो उसमें वनस्पतिक, और दूसरा हमने पढ़ा था जब हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, तो उसमें पढ़ा था हमें प्राणिज्य जगत का और खनिज से प्राप्त होने वाले। तो ये हमारा किस में आएगा? प्राणिज्य जगत का भी है। ठीक है, अब इसके बाद वूल, क्योंकि हमारा एक प्रोटीन फाइबर है। वूल कैसा है? हमारे प्रोटीन फाइबर है, जिसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन कौन कौन से फाइबर में पाई जाएगी? सिल्क और वूल में पाई जाएगी। तो इसमें ये क्या है? हमारा प्रोटीन फाइबर है। ठीक है, और प्रोटीन भी इसमें कौन सी पाई जाएगी? हमारी कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? कैरोटीन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। ठीक है, इतना हो गया। अब जो हमारा वूल चला आ रहा है, मतलब सबसे पहले वूल का जो काम था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो सबसे पहले वूल बनाने का काम इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। किसमें? इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में ये हमारा ऊन के लिए सबसे पहले विश्वविख्यात है, और काम भी यहीं से स्टार्ट हुआ था ऊन का। ठीक है, और ऊन प्रचलित कौन सी सभ्यता से, अगर ये पूछ लिया जाए, तो ऊन जो है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रचलित है। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है हमारी वूल यानी कि ऊन जो है हमारी प्रचलित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से मेसोपोटामिया से हमारा ऊन का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, अब हमने ऊन के बारे में अगर हम और जानकारी लें, तो सबसे पहले ऊन जो होती है हमें भेड़ से मिलती थी। अब 13वीं शताब्दी में क्या होता है ना, 13वीं शताब्दी से ऊन का काम शुरू होता है। ठीक है, अब 13वीं शताब्दी में सबसे पहले जो हमें ऊन प्राप्त हुई थी वो कौन सी प्राप्त हुई थी? अगर पूछ लिया जाए कि 13वीं शताब्दी में वूल मिली हमें, कौन सी वूल मिली? मैरिनो वूल मिली। और जो मैरिनो वूल थी वो हमें किससे मिली? मैरिनो वूल हमें मैरिनो भेड़ से प्राप्त हुई। किससे? मैरिनो भेड़ यानी कि शीप से प्राप्त हुई। ठीक है, अब ये जो मैरिनो वूल थी ना, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की वूल थी उस टाइम पे। कैसी थी? बेस्ट क्वालिटी की वूल थी। ठीक है, और ये हमारी जो मैरिनो भेड़ थी, ये मिलती कहाँ पे? हमें स्पेन में मिलती है। ठीक है, और अगर हम वूल के बारे में आगे पढ़ें, तो वूल के बारे में कुछ और भी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? विक्यूना एक कोट होता है जो मिंक कोट के नाम से जाना जाता है। मिंक कोट है। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा दुनिया का सबसे महंगा मिंक कोट। सब अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि सबसे महंगा कोट कौन सा है, तो मिंक कोट होता है। कौन सा? मिंक कोट होता है। कैसा? दुनिया का सबसे महंगा। ठीक है, सबसे महंगा है ये। और ये बनता किससे है? ये बनता है हमारा विक्यूना से बनता है। ठीक है, और विक्यूना क्या है? विक्यूना एक ऊँट की प्रजाति है जो कि हमारा दुर्लभ है। कैसा है? दुर्लभ ऊँट की प्रजाति है। ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा कोट मिंक कोट, और बनता किससे है? विक्यूना से बनता है। विक्यूना क्या है? विक्यूना एक ऊँट की दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है,
अब ऐसे ही और अगर हम आगे बात करें, एक अंगोरा अंगोरा होता है, जिससे हमें अंगोरा से भी ऊन प्राप्त होती है। अब अंगोरा क्या है? अंगोरा हमारी बकरी की एक प्रजाति होती है। क्या है? अंगोरा बकरी है, ठीक है, अगर पूछा जाए तो। इससे जो प्राप्त हमारी ऊन होती थी, बाल जो इनके प्राप्त जो हमारे बाल होते थे, उसको हम क्या कहते थे? इससे प्राप्त बाल को क्या कहा जाता था? मोहेर कहा जाता था, मोहेर कहा जाता है, ठीक है। और इससे भी हमारे बहुत अच्छे वस्त्र बनते हैं। ये जितने भी अभी हमने पढ़ लिया, मिंक कोट, मेरिनो, अंगोरा, ये सब इनसे अच्छी क्वालिटी के हमें ऊन मिल रहे हैं। अब एक ऊँट और आता है, मतलब कि हमारा एक ऊँट है जिसको दो कुंभ वाला ऊँट कहते हैं। कौन सा? दो कुंभ वाला ऊँट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? वैक्टियन ऊँट। वैक्टियन ऊँट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इसमें एक अद्भुत प्रजाति होती है, मतलब कि एक अद्भुत तरीके की ये ऊन देता है। इसकी क्वालिटी में क्या होता है कि ये हमें गर्मी में ठंडक का एहसास कराता है, ठंडक, और ठंड में गर्मी का एहसास कराता है, ठीक है। तो ये कौन सा करता है? हमारा दो कुंभ वाला ऊँट वैक्टियन ऊँट कहलाता है, ठीक है। क्वालिटी अच्छी देता है ऊन की, ठीक है। तो ये हमारी कुछ 4 पॉइंट हुए इसके ऊन के बारे में। इसकी फोटो भी, तो ये हमारा दो कुंभ वाला ऊँट है जो हमें इस फोटो में दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैक्टियन ऊँट, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें इनके दो कुंभ है। तो ये इससे जो प्राप्त ऊन होगी वो होगी हमारी गर्मी में ठंडक का एहसास देगी, और ठंड में गर्मी का एहसास देगी, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसका जो वूल होती है ना, इसका हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं। कैसा? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? सेल होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सेल होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुकोशिकीय, ठीक है। आगे अगर हम और बात करें, संरचना कैसी है इसकी? टेढ़ी मेढ़ी इसकी संरचना है, ठीक है। और किनारे के सिरे से कैसा दिखाई देता है? किनारे से ये हमें नुकीला दिखाई देता है। कैसा? नुकीला दिखाई देने वाला है फाइबर, ठीक है। अब ऊन की जब हम अनुप्रस्थ काट के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें 3 लेयर्स दिखाई देती है। कितनी? 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। अब सबसे पहली जो लेयर्स होती है, 3 लेयर्स में हम डिवाइड करेंगे इसको। 1, ठीक है, 2 एंड 3, ठीक है। 3 लेयर में हमने डिवाइड किया। अब सबसे पहली वाली जो लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एपिडर्मिस। क्या कहते हैं हम इसको? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं बाह्य परत, ठीक है। अब दूसरी जो हमारी मिडिल में जो है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। मिडिल वाली को क्या कहते हैं हम? कॉर्टेक्स, ठीक है। और मेड्यूला लास्ट वाली को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेड्यूला हम लास्ट वाली को कहते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो हमारी एपिडर्मिस होती है, ये हमारी बाहर की परत हो गई। कॉर्टेक्स हमारे बीच की मध्य लेयर, यानी कि, और मेड्यूला से कंफ्यूज नहीं होना, मेड्यूला हमारी आंतरिक परत होती है, ठीक है। आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? मेड्यूला। अब सबसे पहले जो हमारी मिडिल को हम क्या कह रहे थे? कॉर्टेक्स कह रहे थे। तो जो कॉर्टेक्स होती है ना, ऊन में जो कलर का निर्धारण होता है वो इसी से होता है। कलर का निर्धारण किससे होता है? हमारा कॉर्टेक्स के थ्रू, ठीक है। अब जो हमारी मेड्यूला होता है ना, और ये हमारा जो मेड्यूला है, इससे क्या होता है? अगर ये अच्छी क्वालिटी की, जब हम ऊन की बात करेंगे तो गुड क्वालिटी की ऊन में ये हमारा एब्सेंस रहेगा, मेड्यूला। अगर अच्छी क्वालिटी की ऊन है तो ये हमारा एब्सेंस रहेगा। ये हमारा असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं कि अच्छी क्वालिटी की ऊन में क्या मेड्यूला उपस्थित होगा और नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा, और हमारी फर्स्ट जो लेयर थी वो थी हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को एपिडर्मिस ना कह के क्यूटिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बाह्य परत, मध्य परत, और एक हमारी आंतरिक परत, ठीक है। तो ये हमारा इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गया, जो हमें ऊन कैसी दिखाई देती है।
अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ऊन भारत में जो हमारा भेड़ से हम बाल निकालते हैं या फिर हम उनको शेयरिंग प्रोसेस जिसको भी हम कहते हैं, तो वो हमारे 1 साल में 2 बार किया जाता है। भेड़ के शरीर से जो बाल होते हैं, भेड़ के शरीर से बाल 1 साल में 2 बार, कितनी बार काटे जाते हैं? 2 बार निकाले जाते हैं, ठीक है? अब 2 बार में कौन-कौन सी प्रक्रिया होती है? 2 बार में हमारा एक तो होता है मार्च और एक होता है हमारा सितंबर, ठीक है? इतना हुआ। और जो बाल निकालने की जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयरिंग प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं। भेड़ के शरीर से बाल निकालने को क्या कहा जाता है? शेयरिंग प्रोसेस कहा जाता है। और जो भेड़ के जो बाल होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? ग्रीस वूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? भेड़ के जो बाल होते हैं। और जो ग्रीस वूल होता है ना, इसमें यॉक होता है, तो इसके यॉक भी कहते हैं और इसमें प्राकृतिक फैट होता है, ठीक है? तो जो इसमें नेचुरल फैट भी पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा? लिनोलिक एसिड, जिससे क्या बनता है? हमारी सौंदर्य प्रकार के साधन इसमें बनते हैं, ठीक है? इतना हो गया। हमारे भेड़ के शरीर से 1 साल में 2 बार बाल निकाले जाते हैं, मार्च और सितंबर। और जो बाल निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसको क्या कहा जाता है? शेयरिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है? चलिए आगे। ऊँट के शरीर से जो बाल होते हैं, जब हम निकालते हैं, तो उसको हम 3 क्वालिटी में डिवाइड करते हैं। जो बाल या फिर हेयर कह लो, बाल कह लो, ऊँट के शरीर से जब हम बाल को निकालते हैं, तो उसको हम 3 क्वालिटी में डिवाइड करते हैं। अब 3 क्वालिटी में कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले क्या होगी? एक तो फर्स्ट क्वालिटी सबसे अच्छी, ठीक है? एक होगी हमारी सेकंड क्वालिटी और एक होगी हमारी थर्ड क्वालिटी, यानी कि बेकार। मतलब बेकार नहीं कहेंगे, यूज़ तो उसका भी होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट क्वालिटी के जो बाल होते हैं, वो कहाँ के बाल माने जाते हैं? वो माने जाते हैं कंधे से पेट का जो हिस्सा होगा, कंधे से पेट वाला जो हिस्सा होता है, उस पे जो होते बाल होंगे वो फर्स्ट क्वालिटी में आएँगे। और जो सेकंड वाले आएँगे सिर और पीठ का जो हिस्सा होगा, किसका? सिर और पीठ का हिस्सा होगा, उस पे हमारे सेकंड क्वालिटी के आएँगे। और थर्ड वाले में आएँगे हमारे पैर, पूँछ और पूँछ वाला जितना भी हिस्सा बचा होगा, वो हमारे थर्ड क्वालिटी में आएँगे, ठीक है? तो ये हमारी हेयर बाल जो निकाले जाते हैं, उसके आधार पर क्वालिटी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट से अच्छा मिलेगा, सेकंड से मीडियम मिलेगा और थर्ड से एक तरीके से फेल्ट या नमदा या बचा हुआ ऊन जो होता है, वो मिलता है, ठीक है? निम्न क्वालिटी का, हम ये भी कह सकते हैं निम्न, ठीक है? इतना हम कह सकते हैं। अब हमारा और आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम निम्न कोटि के जो ऊन होते हैं ना, उससे क्या बनाया जाता है? उससे फेल्ट बनाया जाता है। फेल्ट भी एक प्रकार का रेशा होता है, ठीक है? जिससे टूटा-फूटा या बचा हुआ ऊन से बनने वाला रेशा किसे कहते हैं? फेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फेल्ट। ये ताप और दाब के प्रेशर से बनाया जाता है, ठीक है? निम्न कोटि का रेशा जो होता है, निम्न कोटि के ऊन से फेल्ट बनता है, ठीक है? अब इतना होगा। अब ये इसमें कब कैसा होगा? ये टूटा-फूटा जो ऊन होगा ना, बचा-कुचा ऊन जो होता है, टूटा-फूटा या फिर बचा ऊन जो होता है, उससे ये बनता है। क्या बनता है? फेल्ट। फेल्ट को हम हिंदी में नमदा भी कहते हैं, ठीक है? इतना हो गया हमारा। अब ऊन प्राप्ति के साधन। हमें ऊन सिर्फ भेड़ से ना मिल करके बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। तो ऊन प्राप्ति के साधन। ऊन प्राप्ति के साधन हमने किन-किन के बारे में बात किया था? सबसे पहले हमने क्या किया था? विक्यूना। विक्यूना। और हमने क्या बात किया था? अंगोरा। नंबर 2। नंबर 3 मैरिनो। नंबर 4 कश्मीरी बकरी। ठीक है। नंबर 5 लामा। नंबर 6 वैक्टियन, या फिर हमने बात किया था 2 कुंभ वाला ऊँट। या वैक्टियन। और नंबर 7 अल्पाका। नंबर 8 अंगोरा।
इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लें। विक्यूना क्या है? विक्यूना एक ऊँट की जाति है। कैसी है? ऊँट की। और इससे बाल कितने अच्छे बाल मिलेंगे इससे? सुपीरियर क्वालिटी के। ठीक है, कैसे मिलेंगे इससे बाल? सुपीरियर। वेशु का जो कोट बन रहा था, मिंक कोट, वो इसी से बन रहा था, विक्यूना से। क्या बन रहा था? मिंक कोट। ठीक है, और ये पेरू प्रदेश में पाए जाते हैं। अंगोरा, अंगोरा के बारे में और आगे बात करें तो अंगोरा क्या है? बकरी भी है अंगोरा और खरगोश भी अंगोरा। ठीक है, तो दोनों ही हैं, बकरी खरगोश दोनों है अंगोरा। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, अंगोरा, बकरी, खरगोश लिख लेते हैं, खरगोश दोनों की जात प्रजाति होती है। ठीक है, और इससे भी बाल, इससे जो प्राप्त बाल थी उसको क्या कहा जाता है? मोहेर कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है? यूएसए और अफ्रीका में मिलती है। ठीक है, और इससे मेरिनो, मेरिनो से तो हमें पता है कि अच्छी क्वालिटी की ऊन मिलेगी। मेरिनो है क्या है? मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। इसके अलावा इससे बाल कैसे मिलेंगे? सुपर मिलेंगे, यानी सुपीरियर मिलेंगे। और इसके बाद ये पाई कहाँ जाती हैं? यूरोप में पाई जाती हैं। ठीक है, और कश्मीरी बकरी, जाहिर सी बात है, हिमालय के तिब्बत क्षेत्र जो होंगे उसमें हमारी कश्मीरी बकरी पाई जाएगी। कहाँ? हिमालय लिख देते हैं, हिमालय के तिब्बत के क्षेत्र। ऊन के तंतु की 2 परत होती हैं इसमें। ठीक है, और ये व्यावसायिक दृष्टि से इसको हम क्या कहते हैं? जो कश्मीरी बकरी के पाई जाते हैं, तो वहीं पे कश्मीर में पश्मीना के नाम से जानते हैं ना, तो पश्मीना ऊन भी हमारी वहीं की है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो हमारा 5वां था लामा। लामा भी हमारी क्या है? एक ऊँट की प्रजाति है। सबसे पहले इसकी जो परत होगी, ऊपरी परत और अंदरी परत, इसकी दो जो हमारे इसके परत में डिवाइड होता है ये, और इसके घुंघराले बाल हमें मिलते हैं। और ये हमें कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में मिलता है। ठीक है, क्या है ये? लामा क्या है? ऊँट की प्रजाति है। ऊँट की प्रजाति है और इसकी 2 परतें होती हैं, और ऊपरी परत जो होगी वो निम्न होगी, और अंदर की जो लेयर होगी वो हमारी उच्च क्वालिटी की होगी। ठीक है, जो ऊन मिलेगी हमें, क्वालिटी ऊन के अलावा। फिर 2 कुंभ वाला ऊँट या बैक्टियन ऊँट, इसमें क्या था? ये ठंडक में हमें गर्मी का, ठंडक में गर्मी और गर्मी में ठंडक का एहसास दे रहा था। ठीक है, इतना हो गया। गर्मी में ठंडक, ठंडक में गर्मी, उल्टा है ये। तो ये हमारा बैक्टियन या फिर 2 कुंभ वाला ऊँट। अल्पाका, अब अल्पाका क्या है? अल्पाका लामा की एक प्रजाति है। ठीक है, लामा की एक प्रजाति कौन सी होती है? हमारी अल्पाका। और इससे जो हमारे रेशे जो होंगे वो कितने इंच तक के होंगे? 12 इंच तक के हमें इसमें मिलेंगे। ठीक है, और पेरू प्रदेश में ये पाए जाते हैं। इतना हो गया इसका। फिर इसके बाद रोएदार इसके कोट वस्त्र सब कुछ बनता है। सॉरी। अब अंगोरा, अंगोरा हमने खरगोश बकरी दोनों पढ़ा था। पहले हमने इससे भी हमें शुद्ध उज्जवल रेशम चमकदार, हमें ये खरगोश के बारे में अगर हम बात कर लें, दोनों वैसे हमने ऊपर बात कर ली है, खरगोश और बकरी। इससे लेकिन अंगोरा एक बकरी है, और बकरी से भी जो प्राप्त होंगी तो उसको मोहेर कहेंगे। ठीक है, अंगोरा अगर आ जाता है तो पेपर में। और अगर ये भी पूछा जाए कि अंगोरा खरगोश है, तो जो खरगोश है उससे कैसे बाल प्राप्त होते हैं? उससे हमें रेशम की भांति चमकदार बाल प्राप्त होते हैं। कैसे? रेशम की भांति चमकदार प्राप्त होते हैं। ठीक है, दोनों की हमने बता दिया है अलग अलग करके कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब आगे अगर हम प्राप्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण करें तो हम कौन सी ऊन को कौन सा क्या कहते हैं, ये हम आगे चलते हैं। और आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे ऊन के क्लासिफिकेशन के बारे में। जो क्लासिफिकेशन जो हमें फाइबर हमें प्राप्त होता है उसके बारे में, कौन सा किससे और किसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे बात करेंगे प्राप्ति के आधार पर। टाइम की बर्बादी ना हो इसीलिए मैंने पहले से ये लिख लिया है, तो और आपको समझाने के जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो ये और लंबी चलती चली जाएगी, तो इसीलिए मैंने ये पहले से कर लिया था। तो प्राप्ति के आधार पर अगर हम ऊन के फाइबर को देखें तो किसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले हमारा होता है लैम्ब वूल। लैम्ब वूल क्या होता है? लैम्ब जो हमें मिलती है, एक भेड़ का बच्चा होता है जिसको, जो 6 से 9 माह, यानी कि 6 से 9 महीने का बच्चा अगर होगा तो उसमें जो हमें ऊन की प्राप्ति होगी उसको हम लैम्ब वूल के नाम से जानते हैं। अब लैम्ब वूल को हम मेमने की ऊन भी कहते हैं। ठीक है, लैम्ब को हम मेमना भी कहते हैं। तो इसी को जो 6 से 9 महीने में उतारा गया वूल होता है उसको लैम्ब वूल के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि ये बच्चा है
और इस पे से बच्चे पे से कोई चीज उतारी जा रही है तो वो होगी तो बेस्ट क्वालिटी की होगी, चमक अच्छी होगी, मुलायम अच्छी होगी। लेकिन जो उसकी धागे की मजबूती होगी ना, वो कम होगी। ठीक है, तो लैम वूल जो होगा वो 6 से 9 माह के बच्चे से उतारा गया वूल लैम वूल कहलाता है। लैम को ही हम मेमने के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऊन की क्वालिटी अच्छी होगी, चमक होगा, मुलायम होगी और मजबूती कम होगी। सेकंड होती है हमारी हॉगेट वूल। हॉगेट वूल क्या कहलाती है? 12 से 14 माह में जब हम कोई ऊन किसी भेड़ पे से उतार रहे हैं तो उसको हमने हॉगेट वूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हॉगेट वूल में जो भेड़ होती है ना, अब ये 12 से 14 माह में है तो ये अपनी अच्छी खासी अवस्था में पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमें इससे प्राप्त रेशा जो होगा वो मजबूत भी होगा और हमारा कोमल भी होगा। ठीक है, और इसका ऊन जो होगा हमारा अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी का गुण भी इसमें पाया जाएगा। तो ये हमारा हॉगेट वूल हो गया। इसके बाद आता है विदर वूल। विदर वूल मतलब क्या होगा? ये 14 माह के बच्चे, 14 माह से बच्चा नहीं कहेंगे हम हमें, ये ठीक ठाक है। तो भेड़ के शरीर से ये 14 माह में उतारा गया, लेकिन ये दोबारा काटा जा रहा है। अगर किसी भेड़ से हमने पहले भी एक बार ऊन ले लिया है और अगर फिर हम 14 माह के बाद दोबारा उसके ऊन की प्राप्ति कर रहे हैं या ऊन निकाल रहे हैं, तो उस ऊन को हम क्या कहते हैं? विदर वूल के नाम से जानते हैं। मतलब इससे पहले 14 माह से पहले भी ये एक बार काटा जा चुका हो। क्या हो? एक बार लिया जा चुका हो, काटा या फिर हम उसको उतारा जा सका हो, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अब इसकी प्राप्त जो वूल होगी ना वो गंदी गंदी होगी और मटमैली भी होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पुल्ड वूल। पुल्ड वूल क्या होता है? जिन भेड़ों का जब हम पालन पोषण कर रहे हैं सिर्फ उसको खाने के लिए, मारकर खाने के लिए, तो उनसे जो हमें प्राप्त ऊन होगी उसको हम पुल्ड वूल कहते हैं। इसमें क्या होता है, रसायन को लगाकर उसके बालों को खींच करके निकाला जाता है शरीर पे से। ठीक है, लेकिन इसके जो बाल हमें मिलेंगे पुल्ड वूल है तो कमजोर मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें पुल्ड वूल और डेड वूल दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या करता है, बाल को खींच कर रसायन लगाकर और इसको हम खाने के लिए, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग खाने के लिए सिर्फ इनका पालन पोषण कर रहे हैं और उसको जो बाल है उसके रसायन लगाकर उसके खींच कर निकाल रहे हैं, तो उसको कहते हैं पुल्ड वूल। पुल्ड से मतलब खींच कर लगाना। ठीक है, फिर आता है कॉटी वूल। कॉटी वूल मतलब क्या होता है, जो भेड़ें जो होती हैं ना वो विपरीत, मतलब अगर मान लीजिए कोई कश्मीर की भेड़ अगर हमारे यहाँ पे यूपी में आके पलने लगेगी, तो जो उसके बाल होंगे ना, तो उसकी विपरीत जलवायु हो गई, यानी कि कश्मीर में तो ठंडक है और यहाँ पे इतना ठंडक नहीं है यूपी में। ठीक है, तो जो विपरीत जलवायु या परिस्थितियों में पली होती है ना भेड़ें, और उनका पर्याप्त ध्यान उस तरीके से नहीं रखा जाता जिस तरह से हमें रखना चाहिए, तो उस पे से जो उतारा गया वूल होगा उसको कहते हैं हम कॉटी वूल। अब इसमें क्या होता है ना, ये कॉटी वूल अब विपरीत जलवायु है तो जाहिर सी बात है इसके जो बाल होंगे ना वो हमारे उलझे होंगे। कैसे होंगे? उलझे, गंदे, आपस में सटे हुए ऐसे होंगे। ठीक है, अब डेड वूल मान लीजिए कोई हमारी भेड़ है, जा रही हैं सारी एक साथ, अब इसमें से कोई गाड़ी आई और किसी को अचानक से मार गई, तो उस पे से अब भेड़ है उस पे ऊन है तो उस पे ऊन उतारी जाएगी, तो इसी को हम डेड वूल के नाम से जानते हैं। यानी कि आकस्मिक किसी भेड़ की मृत्यु होने से जो हमें प्राप्त भेड़ से जो ऊन हो रही है उसको क्या कहते हैं? डेड वूल। ठीक है, टैगलॉक वूल क्या कहते हैं? जो लो क्वालिटी टैगलॉक है, टैगलॉक वूल कहते हैं निम्न क्वालिटी का जो ऊन होगा, इसका टूटा फूटा बदरंग जैसा होगा। कारपेट वूल हमारा यूज किया जाता है दरी और कालीन बनाने के लिए। फ्लीस वूल एक होता है, पुल्ड वूल जो बालों को खींचकर जिन भेड़ों को मारकर पालन पोषण करने के लिए करते हैं, और एक होता है फ्लीस वूल, ये होता है हमारा जीवित भेड़ के खींचकर जीवित भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होगी ना वो होगी हमारी मीडियम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना मीडियम वाला। अब इसके आगे अगर हम और बात करें, जब हम इसके आगे और बात करते हैं तो ऊन की जो कुछ श्रेणियां होती हैं, क्या होती हैं? ऊन की श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। तो जो ऊन की श्रेणियां होती है ना उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई क्लास 1 में कौन सी आ रही है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके, कैसे? ऐसे करके क्लास 1
क्लास 2, क्लास 3, जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ऐसे करके क्लास 4 में हमने डिवाइड किया। अब जो क्लास 1 होता है ना, वो इसमें अच्छे खासे रेशे, अच्छी भेड़, अच्छी ऊन, हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा क्लास 1 में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो मेरिनो जाति की जितनी भी भेड़ होती हैं वो क्लास 1 में आती है। किसकी? मेरिनो जाति की जितनी भी भेड़ें होंगी वो क्लास 1 में आएंगी, उससे प्राप्त ऊनें क्लास 1 में आएंगी। ठीक है, अब इसमें जो मेरिनो थी वो हमें स्पेन में मिल रही थी, हमें पता है। इसके बाद इसकी जो रेशे की जो लंबाई होती है मेरिनो भेड़ से प्राप्त ऊन की, ये होती है हमारी 1 से 5 इंच तक इसकी लंबाई होती है। और इसमें सल्कों की संख्या देखी जाती है, जो शेल्स होती हैं, तो वो होती है हमारी प्रति 1000 टू 3000 पर इंच। ठीक है, तक होती है। फिर इसमें मजबूती अच्छी होती है। ठीक है, और लचीलापन भी होता है। तो ये जो हमारी ऊन आएगी वो क्लास 1 में आएगी। क्लास 2 की बात करें, तो जब क्लास 2 पे चलेंगे तो क्लास 2 में कौन सी आएगी? विदर वूल। कौन सी आएगी? विदर वूल। ठीक है, विदर वूल के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी हमने विदर वूल में क्या देखा था कि जब 14 मंथ वाले जो भेड़ थे उससे हमने विदर वूल प्राप्त की थी। अब 14 माह था तो हमने इसमें दोबारा दोबारा हम ऊन प्राप्त कर रहे हैं, इसमें आती है विदर वूल। और इससे पहले भी वो एक बार हम ऊन प्राप्त कर चुके होते हैं। ठीक है, तो दोबारा वाली विदर वूल हो गई। इसमें जो इसकी लंबाई होती है रेशे की, वो 2 से 4 इंच तक होती है। और इसमें जो सल्कों की संख्या हमने बताई थी, इसमें 3000, 1000 से 3000, इसमें हमारी और कम हो जाती है। ठीक है, स्वेटर बनाने के लिए यूज होती है ये। स्वेटर, जर्सी आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और ये हमारी कहाँ पाई जाती है? आयरलैंड, इंग्लैंड आदि जगह ये पाई जाती है। ठीक है, अब क्लास 3 की बात करें तो क्लास 3 में हम कौन सी ऊन को रखते हैं? जिसमें मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन होगी। कौन सी? मरी हुई भेड़ से जो प्राप्त ऊन होती है उसे हम क्लास 3 में रखते हैं। इसके जो रेशे की लंबाई होती है 4 to 18 इंच तक भी हो सकती है। रेशे कैसे होते हैं इसके? मोटे होते हैं, मोटे कड़े होते हैं, और निम्न क्वालिटी के वस्त्र बनते हैं। मरी हुई भेड़ वाले से जो प्राप्त होते हैं निम्न क्वालिटी के मिलते हैं। और इसमें सल्कों की जो संख्या होगी उसमें बहुत कम होगी। अब क्लास 4 में जो होगी वो मिक्स्ड होता है। कैसा होता है? क्लास 4 मिक्स्ड होता है, जिससे मिली जुली जाति से जितनी भी बची कुची ऊन होती है वो इकट्ठा करते हैं, उसको हम मिक्स में लेते हैं। इसमें जो हमारी रेशो की लंबाई तक होती है वो 1 से 6 इंच तक की होती है। और इसमें ये जो शल्क होते हैं इनका अभाव होता है। ठीक है, दरी और ये जितनी भी गलीचे होते हैं इन सबको बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, मजबूती भी इसमें कम होती है। अब नेक्स्ट अगर हम और बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। किसकी? वूल की। जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाती है फिर ऐसे करके। मैन्युफैक्चर ऑफ वूल, क्योंकि एक क्लास में वूल को समझाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सबसे पहले हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? शेयरिंग। ठीक है, सेकंड प्रोसेस कौन सा करते हैं हम? ग्रेडिंग या शॉर्टिंग। ग्रेडिंग या एंड शॉर्टिंग। थर्ड कैसे करते हैं? क्लीनिंग। इसके बारे में और बताएंगे, क्लीनिंग या और वॉशिंग या फिर। फोर्थ करते हैं हम इसमें कार्बोनाइजिंग। फिफ्थ हम करते हैं ड्राइंग एंड ऑयलिंग, कॉम्बिंग, कार्डिंग। छठा हमारा होता है इसमें कार्डिंग। कार्डिंग के बाद हम क्या हमेशा सब में क्या कर रहे थे? कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं? एट्थ स्टेप ड्रॉविंग, यानी कि खींच रहे हैं, उसको खींचते हैं। फिर रोलिंग। रोलिंग मतलब ड्रॉविंग मतलब दोनों मतलब खींचना होता है। फिर हम करते हैं स्पिनिंग। 10th नंबर हो गया हमारा स्पिनिंग। फिर नेक्स्ट चलते वीविंग, ब्लीचिंग, और नेक्स्ट होता है हमारा फिनिशिंग। ठीक है, एक एक करके अब इसके बारे में जब हम बात करेंगे
तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, शेयरिंग। शेयरिंग यानी कि भेड़ के शरीर से जब हम बाल को उतारते हैं तो उस प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं। फिर आता है हमारा ग्रेडिंग एंड शॉर्टनिंग। ग्रेडिंग मतलब जब हम गुणवत्ता हमने बताई थी ना, उसकी ग्रेड के आधार पर पहल कंधे और इसके बाल हमारे सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, दूसरे क्लास 2 के आधार पर, क्लास 3 के आधार पर हमने बांटा था गुणवत्ता के आधार पर। तो फिर हम उसकी गुणवत्ता के आधार पर उस वूल को देखते हैं कि हमें कौन सी वूल सबसे अच्छी है। तो हमने देखा था गले और कंधे का जो ऊन था वो सबसे अच्छा था। सिर के, पीठ के बाल बाकी सब तीसरे पे आ रहे थे। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था पीछे। फिर आता है क्लीनिंग या फिर वॉशिंग। जब हम किसी को क्लीनिंग या वॉशिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अशुद्धियों को दूर करते हैं। ठीक है। कार्बोनाइजिंग, कार्बोनाइजिंग से इसका मतलब है जब कार्बनीकरण रसायनों से दूर, जब हम कोई भी केमिकल यूज करने, किसको साफ करने के लिए, वूल को साफ करने के लिए। बेसिकली इसमें यूज होता है सल्फर और इसमें यूज होता है हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। तो अब इसके बाद ड्राइंग एंड ऑयलिंग, इसमें ऑयलिंग की जा रही है। एक नया चीज आ रहा है इसमें, ड्राइंग, सुखाया, ड्राइंग, और उसके बाद हमने तेलीकरण किया। ठीक है। जब तेलीकरण किया तो तेलीकरण किसका किया, जैतून के तेल का, जैतून या फिर सुअर चर्बी, सुअर की चर्बी या फिर ग्लिसरीन, कुछ भी हमने इसकी ऑयलिंग कर दी। फिर उसके बाद जो कार्डिंग होते हैं, रेशे जो उलझ जाते हैं उनको सुलझाया, कार्डिंग करा, रेशे सुलझ जाते हैं और अशुद्धियां इसमें हट जाती हैं। ठीक है। कॉम्बिंग हमें पता है, कंघी करना। ड्रॉविंग और रोलिंग दोनों का मतलब होता है रेशे को खींचना। ठीक है। रोविंग, रोलिंग, घुमाना। ठीक है, ये रोविंग होना चाहिए, रोविंग, रो ड्रॉ ड्रॉविंग खींचना, रोलिंग घुमाना। क्या हमने चुटिया, कॉम्बिंग काढ़े बाल, चुटिया बनाई, फिर उसको खींचा। स्पिनिंग, जो भी हमारी वूलन हमें कताई होता है, धागा मिलना, धागे के बाद हमारी बुनाई हो गई, फिर उसको हमने ब्लीच किया और उसके बाद हमारी ये फिनिशिंग हुई। अब इसके बाद अगर हम इसके बात करें इसकी क्वालिटी ऑफ वूल, तो जब हम क्वालिटी ऑफ वूल के बारे में बढ़ेंगे, जब हम क्वालिटी ऑफ वूल के बारे में बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी 2 टाइप्स की क्वालिटी हमने देख पढ़ी है अभी तक, फिजिकल और हमने पढ़ी है केमिकल। ठीक है। तो जब हमने फिजिकल और केमिकल के बारे में पढ़ा है तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हर एक चीज में कंपोजिशन, क्या पढ़ा है, कंपोजिशन पढ़ा है। तो कंपोजिशन में हमारा इसमें क्या प्रेजेंस होता है, सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंस होता है। ठीक है। अब इसमें जो कार्बन होता है वो हमारा 50% होगा, हाइड्रोजन 7% होता है, ऑक्सीजन 22% होता है और नाइट्रोजन जो होता है 16% होता है। नाइट्रोजन 16% से हमें प्रोटीन की भी याद आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा और हमारा इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सल्फर, ये जिसको हम हिंदी में गंधक के रूप से भी जानते हैं। ठीक है। तो हमारा ये हो गया। और जो सल्फर है वो अगर पूछ लिया जाए कितना परसेंट होता है तो वो हमारा 4% होता है। ठीक है। इतना हमने इसका कंपोजिशन पढ़ा। इसके बाद और अगर हम पॉइंट पे पहुंचे तो ये कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा था, हमने पढ़ा था ये पहले भी। ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा, नुकीला, बहुकोशिकीय, इसकी हमने लेयर्स के बारे में भी बात कर दी थी, कौन कौन सी थी। सबसे पहली लेयर कौन सी थी, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, 3 लेयर थी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और तीसरी कौन सी थी, मेड्यूला। और अच्छी क्वालिटी की उनमें मेड्यूला एब्सेंट होगा, कॉर्टेक्स से हमारा रंग का निर्धारण होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या होता है, इस रेशे को जो हम देखी जाए तो ये सबसे कमजोर रेशा है। अर्थात जब हमारी मजबूती कम हो जाती है, किसमें, गीली अवस्था में। जो हमारी कॉटन और लिनन थी तो गीली अवस्था में उसमें मजबूती बढ़ रही थी। ठीक है। लेकिन इसमें गीली अवस्था में क्या होता है, इसमें मजबूती कम हो जाती है। कैसी हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। ठीक है। और रेशे की लंबाई इसमें कितनी होती है, 1 से 4 इंच तक की रेशे की लंबाई होती है। अब ये जो रेशे छोटे हैं किसमें नापते हैं, स्टेपल फाइबर हो जाएंगे इसके। ठीक है। रंग इसका सफेद से वाइट से ग्रे भी हो सकता है, वाइट या फिर ग्रे भी हो सकता है, गंदी होगी तो ग्रे भी हो सकता है। इसमें हमारी फंगस नहीं लगती। फंगस यानी कि फफूंद, फफूंद इसमें नहीं लगती। इसमें क्या लगते हैं, हमारे कीड़े, क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर है। फंगस इसमें नहीं लगती। ठीक है।
और जो सूखे ताप होते हैं उसका प्रभाव बुरा होता है। ठीक है, आगे हम इसमें अब केमिकल कैरेक्टर के बारे में बात करें। थोड़ा सा हमने इसमें कब फिजिकल हो गया, केमिकल। अब जब हम केमिकल के बारे में बात करेंगे तो हमें पता है कि एसिड के लिए कैसा है प्रभाव इसमें, अच्छा यानी कि गुड। ठीक है, लेकिन एल्केलाइन के लिए, एल्केलाइन यानी कि क्षार, इसमें क्या होता है, ये बुरा प्रभाव है यानी कि बैड। ठीक है, रेशेस में कैसे हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमने सेलुलोजिक फाइबर पढ़े थे वो सेम इसका उल्टा था, उसमें एसिड बेकार है और एल्कलाइन उनके लिए अच्छा था। ठीक है, और जब हम रंगाई के लिए हमने बात किया तो एसिडिक डाई यूज होती है। कौन सी यूज होती है इसमें, एसिडिक डाई यूज होती है, और रंग आसानी से इसमें चढ़ता है। ठीक है, रंग आसानी से, रंग इजीली चढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें बात करें तो ऊन पे जो है पसीने का प्रभाव बुरा होता है। इसमें जो पसीने हमें आते हैं उसका प्रभाव बुरा था, बुरा होगा, बुरा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम और आगे बात करें इसके बारे में तो ऊन पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं करना चाहिए, ब्लीच यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम और आगे चलते हैं तो ऊन से हमें दो प्रकार के कपड़े मिलते हैं। ठीक है,